आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 मार्च को राजधानी भोपाल से चुनाव का शंखनाद करेंगे। वहीं इस मौके पर प्रदेश चुनाव प्रभारी BS जोन ने बताया कि 14 तारीख को केजरीवाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। आप चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं 14 मार्च को मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी भोपाल आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में उस दिन माननीय केजरीवाल जी कुछ घोषणा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को आने वाले चुनाव के बारे में कुछ टिप्स देंगे। मध्य प्रदेश में पार्टी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव बार बार बता के गए हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेगी और चुनाव में उतरना सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए पार्टी चुनाव में उतरेगी। और जैसा रिस्पॉन्स मध्य प्रदेश में पार्टी को मिल रहा है उससे हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम चुनाव में सबसे अव्वल पार्टी बन के आएंगे। जितनी भी मध्य प्रदेश की समस्याएं हैं या केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आधार वही होगा। मध्य प्रदेश की जो भी लोकल समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उन सब का समाधान कैसे होगा, उनकी रूपरेखा कैसी होगी, ये 14 तारीख को माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी उसकी व्याख्या करेंगे। और जैसा समर्थन हमें मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित रिजल्ट्स आम आदमी पार्टी के फेवर में आएंगे और पार्टी सक्सेसफुल होगी इस चुनाव में, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों से मध्य प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। और जैसे आपने देखा होगा इस साल के शुरू से 2023 में जितनी ED CBI की रेड्स अपोजिशन पार्टीज की हुई हैं, वो एक मुख्य कारण यही है कि विपक्षी एकता को तोड़ा जाए, आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी को 2024 के चुनाव से पहले बिखराव कर दिया जाए, क्योंकि ये उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे 2 सीनियर मिनिस्टर दिल्ली में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पार्टी का मनोबल इन चीज़ों से अभी तक नहीं गिरा है। दिल्ली में भी लोगों में काफ़ी रोष है कि जो लोग राजधानी भोपाल के भोपाल हाट में तीसरे दिव्य कला मेला का आगाज हुआ। मेले का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है। ये मेला 10 दिनों तक चलने वाला है और इसमें दिव्यांग लोगों की बनाई गई वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा। दिव्य मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि दिव्यांगजन को उद्यमी और शिल्पकार के रूप में विकसित करने का ये एक बेहतरीन अवसर है। हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हमारे देश से जाते थे। पिछले ओलंपिक में मात्र 19 खिलाड़ी गए थे और 19 में से सिर्फ 4 मेडल हमारे दिव्यांग भाई बहन जीत कर आए थे। लेकिन इस बार का जो पैरा ओलंपिक हुआ, इस बार के पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और 19 मेडल जीत के आए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति, खेलकूद के माध्यम से भी, और उनको शारीरिक दृष्टि से जो सहायक उपकरणों की आवश्यकता है उसके लिए जो हमारे देश भर में एडिप योजना के अंदर के कैंप लगाए जाते हैं, उन कैंप के माध्यम से पहले उस जिले के दिव्यांगजनों का परीक्षण कैंप लगाना, किस दिव्यांग को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है, किसी को बैशा की, किसी को व्हील चेयर की, किसी को मोड वाली चेयर की, किसी को कान की मशीन की, किसी को दांत की, किसी को चश्मे की, किसी को ट्राई साइकिल की, किसी को ट्राई मोटराई साइकिल की, ऐसे जो है ना पहले असेसमेंट करना, उसके बाद फिर कैंप लगाकर दिव्यांगजनों के लिए एडिप योजना से उन सहायक उपकरणों का वितरण करना। अभी पिछले महीने ही हम लोगों ने और देश के 75 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम किए थे
मार्च के महीने में फिर हम इस तरह के आयोजन देश भर में करने वाले हैं, जिस इन उपकरणों के प्राप्त करने से जहां दिव्यांगजनों को अपनी दैनंदिन गतिविधियों को ठीक ढंग से संचालित करने में सुविधा मिलती है, वहीं वो सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में न केवल अपना काम आगे बढ़ाते हैं, बल्कि परिवार को भी अपना योगदान देते हैं और उनको परिवार में, समाज में सम्मान तो मिलता ही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी के सामूहिक प्रयास की बात करते हैं, तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों का भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में योगदान जुड़े। उस दृष्टि से ही सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। रीवा में कांग्रेस के पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सभा को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए और रीवा जिले में सभी कांग्रेसी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। साथ ही जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात कही। इसी कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कहा गया कि आज भारतीय संविधान खतरे में है। अगर कोई भारतीय संविधान की रक्षा कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। विचारधारा का प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया। जैसा कि सुरेंद्र चौधरी जी और राम गरीब जी बोल रहे थे कि भारतीय संविधान आज खतरे में है और भारतीय संविधान को ये खतरे को, संविधान को बचा सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। कोई हाथी वाला नहीं बचा पाएगा, ना बीएसपी वाला बचा पाएगा। इसलिए सब लोग आके मिलिए, एकजुट होइए और कांग्रेस का साथ दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत। नरसिंहपुर जिले की व्यावसायिक नगरी करेली शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के संयुक्त प्रयास से जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टॉपेज करेली में शुरू हो गया है। वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने में काफी वक्त भी लगा। इस स्टॉपेज के हो जाने से नरसिंहपुर जिले के इंदौर पढ़ने वाले छात्रों और व्यापारियों के लिए एक सीधी ट्रेन का स्टॉपेज हो चुका है, जो जबलपुर इंदौर से सीधे कनेक्ट है। आज संपूर्ण क्षेत्र बहुत प्रसन्न है, बहुप्रतीक्षित। ये हमारे सारे विद्यार्थियों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से इंदौर हमारा व्यापारिक केंद्र भी है और एजुकेशन का हब भी है। हमारे बच्चे रात को असमय नरसिंहपुर जाते थे, गाडराबारा स्टेशन से अपने इस गाड़ी को पकड़ते थे और यथार्थ मानिए कि इतने नज़दीक में स्टॉपेज बहुत कठिन काम है। यदि हम दोनों सांसद, माननीय नर्मदापुरम के सांसद जी और हम दोनों लोग यदि मिलकर प्रयत्न नहीं करते तो ये बहुत कठिन काम था। आपके माध्यम से हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज हमारी बहुत लंबे समय की समस्या पूरी। ये करेली की बहुप्रतीक्षित मांग थी। यहाँ के युवाओं से लेकर पत्रकारों से लेकर यहाँ के जागरूक सभी लोगों ने ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी और वास्तव में इस मांग को पूरा करने में दोनों सांसद श्रद्धेय कैलाश जी और नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद राव उदय प्रताप जी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और करेली नगर की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कड़े परिश्रम के बाद, देखो ट्रेन का स्टॉपेज लेना और वो भी इतनी कम दूरी पर, ये बड़ा काम था और आप सबके सहयोग से आज ये सब सफल हो पाया है। निश्चित तौर पर मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश के रेल मंत्री जी का और दोनों सांसदों का बहुत स्वागत करता हूं, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और जिलेवासियों की ओर से। स्वाभाविक रूप से 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार सरकार काम कर रही, चाहे रेलवेज़ का हो या हाईवेज़ का हो। तो आज हमारे लिए सुखद स्थिति है। हमारा ये एक सपना था करेली में ओवरनाइट ट्रेन का स्टॉपेज, वो आज सपना पूरा हुआ है। जैसा माननीय राज्यसभा सांसद जी ने कहा कि बड़ी कठिन चुनौती थी, सुपरफास्ट ट्रेन बहुत कम दूरी पर नहीं रुकती, लेकिन हम लोगों ने अश्विनी वैष्णव जी को इस बात को समझाने में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर ट्रैफिक जो हैं उनको इस बात को समझाने में हम सफल हुए कि करेली नरसिंहपुर से कम दूरी पर हो सकता है, लेकिन इसकी उपयोगिता सागर हाईवे और नागपुर हाईवे के कारण इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। यह बिजनेस हेडक्वार्टर हमारे ज़िले का है, इसलिए इस मांग को उन्होंने पूरा किया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सुहागपुर हमारा बड़ा सेंटर है,
जहाँ से लोग दिल्ली के लिए कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं थी। श्रीधाम एक्सप्रेस का सुहागपुर स्टॉपेज हुआ है और जल्दी हम लोग शटल ट्रेन दोबारा कोविड के बाद चालू हो उस पर प्रयासरत है। वो भी मुझे लगता है शीघ्र ही उसका निर्णय रेलवे का हमारा मेंबर ट्रैफिक जो है वो करने वाला। द्वारका पीठ के शंकराचार्य पीठाधीश्वर ग्वालियर के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान शंकराचार्य ने आज के दौर से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र की उनकी आवाज़ पर राय दी है। वहीं बदले में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम राष्ट्र की आवाज़ उठाने वाले हालात के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण को देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया है। और आरक्षण को पहले देखिए, मैं पत्रकार रहा हूँ दिल्ली में, मेरी पत्रकारिता में एक पंक्ति नहीं काटी जाती थी। किस प्रधानमंत्री ने आरक्षण को सबसे पहले क्रियान्वित किया बताएं? वीपी सिंह ने। समझ गए? वीपी सिंह ने, जब मैं शंकराचार्य नहीं था उन दिनों मेरठ में रह रहा था, सन्यासी था, वीपी सिंह जी ने आरक्षण को क्रियान्वित किया। उस समय मैंने 5 शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी जो के त्यों कर रहा हूँ। पर पहला है कि प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं और प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। 5 शब्द गिनाया था, आज भी जो के त्यों है। अगर आरक्षण की बात करते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या होती? देखिए, कपड़े की कितनी कीमत एक जाति विशेष को यह दिया गया था ना, चप्पल जूते ब्राह्मण बनाते थे क्या? जितने अर्थ के स्रोत थे, जिनको कहा जाता आर्थिक दृष्टि से शोषण किया गया, सारे अर्थ के स्रोत तो उन्हीं के पास थे। मैं एक इतिहास देता हूँ, आज की बात नहीं है। हजारों लाखों वर्ष पहले हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। परिस्थिति वश शब्द में दिए हुए वचन के पालन के लिए उनको बिकना पड़ा। काशी जैसी धार्मिक नगरी में यदि ब्राह्मणों के पास ही सारी दक्षिणा आती थी, धन का स्रोत ब्राह्मणों के पास था, उस समय की भाषा में तो गोम राजा में वो क्षमता कहाँ से आ गई कि हरिश्चंद्र को खरीदा? उस समय का इतिहास ले लीजिए, तो जिन्होंने भ्रम फैलाया है उनके भ्रम का निवारण होना चाहिए। जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, मौलिक प्रजातंत्र, तो उसी में दृष्टिगोचर होता है। इस समय तो लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र ही हमको परिलक्षित हो रहा है। खरगोन में रंग पंचमी पर रंगों की खुमारी के बीच छाई मस्ती देर शाम तक चलती रही। क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे, सभी रंगों की मस्ती में रंगे हुए नजर आए। 3 साल बाद कलेक्टर बंगले पर भी जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। वहीं इस पर्व के दौरान होलियारों की टोलियां शहर में जगह जगह घूमती हुई नजर आईं और एक दूसरे को रंगों और गुलाल से तरबतर करती हुई दिखाई पड़ी। खबर सिंगरौली जिले के बरगमा थाना क्षेत्र से है, जहां गोंदवाली में स्थापित फैक्ट्री त्रिमूला इंडस्ट्रीज में बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि स्टील मेल्टिंग शॉप फटने से तकरीबन आधा दर्जन मजदूर इसमें घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। इसके चलते उनको वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। इस मामले में निरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि पुरानी मशीनों की खराब रखरखाव के कारण संभवतः यह हादसा पेश आया होगा। प्रबंधन ने लापरवाही पूर्वक इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। ग्रामीणों से पता चलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है।